नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक उफान आ गया है। जो जग्गी मर्डर केस था, राज्य बनने के बाद अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री थे। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके बेटे अमित जोगी के खिलाफ एक हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई थी राजधानी रायपुर में। जिस जगह मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ से कुल आधा किलोमीटर दूर थाने के सामने खुली सड़क पर शाम को ट्रैफिक के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामावतार जग्गी की कार को रोक कर खुद ही चला रहे थे। उनको गोली मार दी गई थी सड़क के बीच। एक किस्म से धमकी थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, जिसकी शायद अगले ही दिन या हो सकता है और एक दिन बाद बड़ी रैली होने वाली थी। और रामावतार जग्गी, जिनको हम लोग यारी दोस्ती में तारू जग्गी भी कहते थे, वो कोषाध्यक्ष थे। विद्याचरण शुक्ल ने कांग्रेस छोड़ के जोगी के खिलाफ, आपको ध्यान होगा अगर राजनीति में दिलचस्पी है तो, विद्याचरण छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। जब नहीं बन पाए तो शपथ दिलाने के लिए सोनिया गांधी ने जिस दिग्विजय सिंह को भेजा था, अविभाजित मध्य प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री को, तो दिग्विजय सिंह गए थे विद्याचरण को समझाने के लिए। वहाँ पे दिग्विजय सिंह के साथ हाथापाई हुई थी, मारा गया था उनको, कुर्ता वगैरह फट गया था। कुछ लोगों का कहना है ज़मीन पे गिर गए थे। कितना मारा गया था इसके बारे में अलग अलग बातें हैं। विद्याचरण के लोगों ने मारा था, विद्याचरण के घर में मारा था, ये बात तय है। विद्याचरण ने बाद में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ शाखा बनाई शरद पवार की पार्टी की, और कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे थे। जोगी मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा पर्दे के पीछे से सरकार के बहुत सारे फैसले लेता था, कई तरह के दूसरे काम भी करता था। मैं उस दौर की घटनाएं बताता हूं, चूँकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसी दौर में आपको ध्यान होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में केबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क था, शायद आकाश चैनल था, कुछ था, उस पर कब्जा कर लिया गया था। एक कोई राजधानी रायपुर में होटल था ग्रीन पार्क, उस पर कब्जा कर लिया गया था। अब आगे आप खुद अपना हिसाब लगाते रहिए। तो ऐसे में अमित जोगी और उनके साथ के लोग, इनका नाम लिखाया गया एफआईआर में, थाने में, राजधानी में। मुख्यमंत्री के बंगले से कुछ किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर के थाने में एफआईआर हुई कि मुख्यमंत्री के बेटे ने ये कत्ल करवाया है। मैं अभी क्यों बात कर रहा हूँ ये पहले उसको बतला देता हूँ। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अभी जरा देर पहले फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि अमित जोगी रामावतार जग्गी हत्याकांड में कसूरवार है और 3 हफ्ते के भीतर अमित जोगी को जेल में सरेंडर करने के लिए कहा गया है। जेल में या अदालत में जो भी प्रक्रिया होगी, 3 हफ्ते में सरेंडर करने कहा गया है। 2 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा पुराना ले चलता हूँ, मेरी आदत कुछ पहले जाने की है। कुछ ज़्यादा पुराना बचपन की बात करूँगा अगर मान लीजिए तो डायनासोर वगैरह के साथ पालने खेलने की बात करने लगूँगा। लेकिन ये जून 2003 की बात है, 4 जून 2003, मौधापारा थाने के ठीक सामने रामावतार जग्गी को छोटी सी कार थी, मारुति 800 कार थी उनके पास, उससे जा रहे थे और विद्याचरण के बूढ़ापारा के घर से निकलकर नहरपारा के अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उनको रोक कर गोली मार दी, वहीं मौत हो गई। ये शाम रात की बात है। ये मैं उस समय घर पर था, मेरे रिपोर्टर थे रुचिर गर्ग, आपको ध्यान है ना रुचिर गर्ग का। रुचिर गर्ग मौके पर थे मौधापारा थाने पर। उनका फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसा ऐसा हुआ है और यहाँ के लोग जितने इकट्ठा हुए हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि अमित जोगी ने ये कत्ल करवाया है। तो मैंने पता लगाने के लिए फ़ोन किया। रिटायर्ड डीजीपी थे जो अजीत जोगी मुख्यमंत्री के सलाहकार भी थे, आरएलएस यादव आईपीएस अफसर थे, वो मेरे दोस्त भी थे। उनको मैंने फ़ोन लगाया, यादव जी ऐसी ऐसी घटना हो गई है,
कुछ खबर है क्या? तो उनको कोई खबर नहीं थी, जबकि वो योगी के सलाहकार थे, उनको कोई खबर नहीं थी। इसके बाद मैंने रायपुर के आईजी रामनिवास थे उस समय, जो बाद में डीजीपी बने, उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। इसके बाद मैंने जोगी जी को फ़ोन लगाया, वो बिलासपुर में थे, छत्तीसगढ़ भवन में, जो शायद सर्किट हाउस जैसी जगह है, वहाँ पर थे। उनको मैंने कहा कि रामावतार जग्गी का मर्डर हो गया है रायपुर में। तो उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन मुझको लगा कि इनको पहले से मालूम है। कुछ मिनटों का फासला था, शायद कहीं से पता लगा होगा। मैंने कहा वहाँ पे जो लोग हैं थाने में, वो अमित जोगी के खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहे हैं कि अमित जोगी ने ऐसा करवाया है। तो उन्होंने कहा अमित का क्या लेना देना है, अमित तो राजनांदगांव में पद यात्रा कर रहा है, ऐसे ही कुछ कहा था उन्होंने। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। जोगी जी के 3 साल मेरा उनका बहुत उठना बैठना रहा मुख्यमंत्री रहते हुए, आखिरी के 1 हफ्ता 10 दिन छोड़कर। लेकिन अमित जोगी का मैंने चेहरा नहीं देखा था, कभी भी मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मैं सुनते रहता था किस तरह के व्यक्ति हैं अमित जोगी। तो जोगी जी ने कहा कि अमित का क्या लेना देना है इससे। तो उन्होंने मुझको कहा कि आप रामनिवास को जरा बोल दो मेरे से बात कर लें, ऐसा आईजी को। अब मुझको थोड़ा हैरानी हुई कि रामनिवास मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जोगी जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो मुझसे कह रहे हैं रामनिवास से कहिए थोड़ा मुझसे बात कर लें। फिर भी कहा था उन्होंने, तो मैंने रामनिवास आईजी को फ़ोन लगा लिया, उन्होंने उठा लिया। मैंने कहा कि सीएम ने कहा है कि आप उनसे बात कर लें, बिलासपुर में है वो। तो जाहिर है कि रायपुर के आईजी को ये तो पता रहा होगा बिलासपुर में है। तो रामनिवास ने मुझसे पूछा क्या बोल रहे थे सीएम। मैंने कहा कुछ नहीं बोल रहे थे, उन्होंने कहा है कि आप उनसे बात कर लें। तो आपने उनको क्या बतलाया है? तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने केवल इतना बतलाया है रामावतार जग्गी का मर्डर हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप रामनिवास को कहो मुझसे बात कर लें। तब तक मेरे पास रुचिर का फ़ोन बार बार आ रहा था, मोबाइल शुरू हो चुका था। वो मुझको मौधापारा थाने के सामने भीड़ का माहौल बता रहे थे। दरअसल ये पूरा सिलसिला मैं रुचिर से इंटरव्यू करते हुए आपको सुनाना चाह रहा था, इस फैसले के पहले से, जब से हाईकोर्ट में ये मामला लगा हुआ था। लेकिन रुचिर का कुछ गला खराब है ऐसा उन्होंने मुझको कहा, या तो अपने खुद के चैनल के लिए उन्होंने गला बचा के रखा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मुझको बताना पड़ रहा है कि रुचिर ने मुझको क्या कहा। उन्होंने मुझको कहा कि डॉक्टर अनिल वर्मा, जो कि उन दिनों सक्रिय राजनीति में विद्याचरण शुक्ल के दाएं हाथ जैसे हो गए थे, गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन विद्याचरण उनको अपना दामाद मानते थे, तो इसलिए वो काफ़ी कुछ काम वहाँ पे देखते थे। विद्याचरण के यही माने हुए दामाद ही काम देखते थे राजनीति का। उनके जो सगी बेटियों के जो दो अलग अलग बेटियों के पति जो थे, वो राजनीतिक काम नहीं देखते थे। तो डॉक्टर अनिल वर्मा मौधापारा थाने में थे उस वक्त रिपोर्ट लिखाने के लिए। रिपोर्ट लिखी जाए ना लिखी जाए, इस पे बड़ा बवाल हो रहा था। जब रिपोर्ट लिख ली गई उसके बाद ये बवाल हुआ कि आप मुख्यमंत्री के बेटे का नाम कैसे लिख सकते हैं इसमें। शायद जोगी जी के नाम से भी रिपोर्ट हुई थी उसमें। खैर, रामावतार जग्गी विद्याचरण शुक्ल के बहुत करीबी थे, उस शाम को थे। शायद विद्याचरण शुक्ल भी वहाँ पर पहुँचे थे थाने में, मुझको ठीक से याद नहीं है, मैं मौके पर नहीं था। रुचिर मुझको फ़ोन पर बता रहे थे। अखबार में इस खबर को कवर करना, मैं उस वक्त देशबंधु में था, थोड़ा नाजुक मामला था, ऐसा पहले हुआ नहीं था। ये शायद प्रदेश की पहली राजनीतिक हत्या थी। रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने कहा था कि ये राजनीतिक साजिश है। बाद में ये मामला सीबीआई को दिया गया। कब दिया गया? जब शायद रमन सिंह की सरकार आ गई थी, उस वक्त सीबीआई को दिया गया। सीबीआई ने अमित जोगी सहित 31 लोगों को आरोपी बनाया, 31 लोगों को। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं अमित जोगी के एकदम ही करीबी थे, सभी घरोबे वाले थे, और इनका सीएम हाउस में रेगुलर आना जाना था हत्यारों का।
और मुझको अगर ठीक याद है तो निचली अदालत जहां से सबूतों के अभाव में अमित जोगी को छोड़ दिया गया था, लेकिन 28 और लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी निचली अदालत से, सीबीआई कोर्ट से शायद। उसमें अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था, लेकिन उस फैसले में लिखा गया था कि इन लोगों ने रामावतार जग्गी को इसलिए मार डाला कि इससे शायद अजीत जोगी और अमित जोगी खुश होंगे। अगर मुझको ठीक याद है तो ऐसा लिखा हुआ था फैसले में। अगर नहीं लिखा हुआ था तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नहीं आपकी ये जानकारी है, याददाश्त गलत है। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में गई सीबीआई, लेकिन 2011 में हाईकोर्ट ने कहा रे इतना देर से आए हो, इतने देर के बाद 2007 से 2011 हो गया, अब नहीं सुनेंगे, मामले को नहीं सुना, खारिज कर दिया अपील को। अमित जोगी के छूटने के खिलाफ अपील, उसको खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। अभी पिछले साल 2025 के नवंबर में, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, 4 महीना पहले, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और मैं बतलाऊं आपको, सतीश जग्गी, रामावतार जग्गी के बेटे लगातार संघर्ष करते रहे, लगातार उनको कई तरह की धमकियां मिलते रही, धमकी चमकी के बावजूद लगे रहे, बहुत कुछ किया गया, मैं क्या बतलाऊं। उनके परिवार की निजी जिंदगी पर इतने बुरे हमले हुए, सतीश जग्गी के परिवार के निजी जिंदगी पर, मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता। लेकिन मुझको रामावतार जग्गी के बेटे ने ये सारी बातें बताई थी और लड़ते रहा वो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, जिंदगी का मकसद उसने बना लिया था। कोई समझौता नहीं जी, कुछ नहीं। बाप के कत्ल पर कातिलों को सजा दिलाने के लिए बेटा कोई हो तो ऐसा हो, जैसा सतीश जग्गी था। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अनोखा रुख दिखाया, बड़ा कड़ा रुख, और हाई कोर्ट को कहा कि देर तो हो गई है मामले में, लेकिन ये मामला इतना महत्वपूर्ण है, इसकी सुनवाई करो, चालू करो सुनवाई, कोई टेक्निकल ग्राउंड मत यूज करो कि देर हो गई है ये वो। मार्च के महीने में, अभी पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट में इसकी रोज सुनवाई चालू हुई और 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, ये अप्रैल फूल की बात नहीं है, गंभीर मामला था, हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया, सभी की बातें सुन ली, फैसले को सुरक्षित रख लिया। आज अभी कुछ घंटे पहले हाई कोर्ट ने अमित जोगी को हत्या की साजिश रचने का दोषी माना, उनकी पिछली रिहाई को रद्द कर दिया, ये कहा कि ये सोची समझी राजनीतिक साजिश थी। हत्याकांड के जिन 28 लोगों को लोअर कोर्ट से सजा हुई थी, उस सजा को भी बरकरार रखा, तो अब 28+1 हो गया है वहाँ हाई कोर्ट में। एक अमित जोगी बढ़ गया है, जिसको माना है कि अमित जोगी ने यह साजिश रची थी, और 3 हफ्ते का समय सरेंडर करने के लिए दिया है हाई कोर्ट ने, जबकि अमित जोगी मौजूद भी थे, शायद कल तो थे, आज भी रहे होंगे। तो मतलब यह है कि अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट जाके इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, उसका क्या होगा मुझको नहीं मालूम। आज ही मैं संपादकीय लिख के आया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फालतू के मामले लेके यहाँ मत आया करो। केंद्र सरकार पे तो 25,000 का एक जुर्माना लगा दिया है, और एक वकील की खुद की लगाई हुई कई PIL को खारिज करते हुए खूब कड़ा रुख दिखाया है सुप्रीम कोर्ट की 2 अलग अलग बेंचों के 2-2 जजों ने कल। तो अब इस मामले में क्या होगा मुझको नहीं मालूम है। ये ना तो PIL है, ना कोई सादा मामला है। CBI की 11,000 पेज की रिपोर्ट थी, और आप सोचिए 2011 में हाईकोर्ट जिसको खारिज कर चुका था, 2025 के नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा, और कहा कि टाइम बार वागर होने का फालतू बात मत करो ऐसा। तो अब
अमित जोगी को कसूरवार ठहराया गया है इस साजिश का। बहुत सारे लोगों का पहले भी मानना था, लेकिन मैं मानने पे नहीं जाता। मैं अदालती मामला है, अदालत के मामले पर जाता हूँ। इस बीच में 2003 से लेके 2026 तक, इस 23 साल में खारून नदी जो है, शिवनाथ नदी जो है, इनसे बहुत सारा कारखानों का प्रदूषित पानी बह चुका है। जोगी परिवार, तीनों के तीनों लोग, माँ बेटा पिता तीनों जो हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग सीटों से विधानसभा पहुंच चुके हैं। उनकी पार्टी के एक बार शायद 5 लोग पहुंच गए थे विधानसभा। कई चीज़ें हैं। अब लेकिन ये सज़ा है। इसके बारे में अमित जोगी ने अभी एक बयान जारी किया है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्होंने बयान जारी किया, उनका हक है। और कानून की पढ़ाई किए हुए हैं अमित जोगी। तो ये बयान उनका हम सुनाते हैं, सुनिए क्या कहा है अमित जोगी ने। नमस्कार। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। सत्य की जीत अवश्य होगी। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना जरूर करें। जय छत्तीसगढ़। आपने सुना अमित जोगी का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि मात्र 40 मिनट में सीबीआई की अपील को स्वीकार कर लिया गया, बिना सुनाई का अवसर दिए। मैं तो कई दिनों से जो सुन रहा हूँ, कल भी शायद अमित जोगी और उनके वकील वहाँ अदालत में थे। ये 40 मिनट किसको गिन रहे हैं ये मुझको मालूम नहीं है, लेकिन खैर ये वो कह रहे हैं, कैमरे पर वकील हैं तो वो बेहतर समझते हैं कि अदालत के कितने मिनट वो गिनेंगे, कितने नहीं गिनेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है वो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। मैं जरा सा 2 लाइन इसके बारे में आपको कहना चाहता हूँ। अजीत जोगी जा चुके हैं इस दौरान। रेणु जोगी की उम्र हो चुकी है, सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती है, इसलिए 3 साल बाद का जो चुनाव रहेगा उस चुनाव में रेणु जोगी लड़ सकेंगी नहीं लड़ सकेंगी इस बारे में मुझको नहीं मालूम है। अमित जोगी की अगर ये सज़ा बरकरार रहती है तो कत्ल की साजिश की सज़ा के बाद वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल से ज़्यादा की जब कैद होती है तो अगला चुनाव जेल में रहते हुए भी नहीं लड़ सकते। अब परिवार में रह जाती हैं ऋचा जोगी, अमित जोगी की पत्नी, अजीत जोगी और रेणु जोगी की बहू। उनको भी शायद 2 बार कहीं कहीं से इस परिवार ने कुछ सीटों पे छांट छांट के चुनाव लड़वाया। लोगों का कहना है कि वो सीटें हारने वाली ही थी, पहले से ही तय था हारने का। तो ऋचा जोगी हार गई। मुझको बहुत ज़्यादा याद नहीं है वो कौन से सीट से कैसे हारी, क्या हुआ। लेकिन जोगी परिवार में अब अगला चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई एक उम्मीदवार हो सकती हैं, अगर अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट से बरी न हो जाए तो केवल ऋचा जोगी हैं। तो ये राजनीति एक बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। अमित जोगी आज की तारीख तक तो गुनहगार हैं, सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएं तो अलग बात है। रेणु जोगी अगला चुनाव लड़ने की हालत में शायद न रहें, ईश्वर उनको बड़ी लंबी उम्र दे। ऋचा जोगी के ऊपर नज़रें जाके टिकेंगी लोगों की, और जिस पार्टी को भी कोई दांव लगाना है जोगी परिवार के ऊपर तो ऋचा जोगी बेदाग हैं। अभी तक उनके ऊपर कोई लांछन किसी तरह का नहीं है। और अमित जोगी के ऊपर भी ये पूरा सिलसिला जो है दाग का
ये ऋचा जोगी से उनकी शादी के पहले का है। एक डिस्क्लेमर कहलाता है, तो वो डिस्क्लेमर कहना ज़रूरी है कि ऋचा जोगी जो हैं वो मेरे बहुत करीबी दोस्त प्रवीण राज साधु उनकी बेटी हैं। इस नाते मेरा उनके लिए एक अफेक्शन है ऋचा जोगी के लिए। तो ये मैं डिस्क्लेमर एक दे रहा हूँ, लेकिन मैं इस वजह से उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं एक निष्पक्ष और तटस्थ राजनीतिक विश्लेषण के तहत कह रहा हूँ कि अमित जोगी की सज़ा अगर बरकरार रहती है तो जोगी परिवार में नाम लेवा अब केवल ऋचा जोगी बचेंगी। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई दिलचस्प बात आपको कही है तो हमारे इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाइएगा, इस लिंक को आगे बढ़ाइए। इंडिया आजकल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या कहना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जग्गी मर्डर केस में अरेस्ट हो जाने के बाद, जमानत पर छूट जाने के बाद तक भी मैंने अमित जोगी से मेरी कोई मुलाकात कभी नहीं हुई थी। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, आपके हाथ में अपार ताकत क्यों न हो जाए, कितनी भी ताकत क्यों न हो जाए, कभी बेजा इस्तेमाल मत कीजिए। अभी उधर एक वो है ट्रंप नाम का लफंगा, देख रहे हैं ना क्या हालत हो गई है। दर दर भटक रहा है मदद मांगते हुए, कहीं धमकाता है, कहीं गिड़गिड़ाता है, बीच में पता नहीं कोई और टापू में कहीं बच्चियां होंगी वहाँ जाता होगा, मुझको नहीं मालूम है। कभी ताकत का बेजा इस्तेमाल मत कीजिए। वे हाईकोर्ट ने कहा है अमित जोगी के बारे में कि इसने मुख्यमंत्री निवास में रहते हुए इस कत्ल की साजिश रखी। कभी ताकत का बेजा इस्तेमाल मत कीजिए। ताकत तो आती जाती रहती है, ताकत स्थायी किसी के पास नहीं रहती है। फिर मिलेंगे।